नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में हूं विज्ञान प्रकाश। अब देखिए, एक साल जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार के पूरे हुए हैं, हर क्षेत्र में उपलब्धियों की बात हो रही है। यह भी हुआ कि भाई एक धारणा है कि क्या उनके मंत्री बात कर पाते हैं, नहीं कर पाते, तो वो भी कम की गई है। अलग अलग विभागों के मंत्री कोई अपनी फिल्म दिखा रहे हैं कि अपने मंत्रालय के अचीवमेंट्स की, और मीडिया से भी बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो बड़ा जरूरी था मेरे लिए। मेरे नौजवान साथी सौरभ से मैंने कहा कि भाई कृषि मंत्री से हमारी बातचीत जरूर होनी चाहिए। कृषि के क्षेत्र में रिपोर्टिंग और यात्राओं के जरिए मैं आपके लिए बहुत सारे मुद्दे उठाता रहा हूं, सरकार से प्रश्न पूछता रहा हूं और आगे भी पूछता रहूंगा। इसी सिलसिले में हमने बातचीत की राधा मोहन सिंह जी से, और इस बातचीत को हम यहां पर आगे बढ़ाएंगे। उनसे हमने रिक्वेस्ट की हमसे बातचीत करने की, और वो तैयार हुए। कृषि के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, ये है बुनियादी सवाल नरेंद्र मोदी सरकार के लिए और राधा मोहन सिंह जी के लिए, जो कि कृषि मंत्री हैं। राधा मोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, तैयार होने का, न्यूज पॉइंट में हमसे चर्चा करने के लिए। बड़े बुनियादी विषय हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कई बार आंकड़ों में फंसाया जाता है कृषि और तरक्की की कहानियों को, लेकिन हम कोशिश करेंगे जरा सीधी और सरल बातचीत रखे, जिसमें मैं देखना चाहूंगा कि आप बताएं हमें कि क्या क्या आपके एक साल में अचीवमेंट रहे हैं आपके। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो मथुरा की रैली में कह रहे थे कि उनको 365 घंटे चाहिए यह बताने के लिए कि उनकी सरकार के 365 दिनों के अचीवमेंट्स को अगर वो गिनाना शुरू करें। राधा मोहन सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि एक साल में आपके हिसाब से क्या हुआ है, पिछले एक साल में आपके हिसाब से? नहीं, आप समझ जाएंगे इस एक साल के अंदर कृषि के क्षेत्र में दो प्रकार की स्थितियां सामने आई मोदी सरकार आने के बाद। एक तो सरकार के पहले मानव निर्मित बुरे दिन थे, और सरकार के आने के बाद प्रकृति निर्मित बुरे दिन आए। सरकार में आने के पहले मानव निर्मित बुरे दिन थे कृषि के क्षेत्र में, और सरकार में आने के बाद प्रकृति के प्रकोप के कारण बुरे दिन आए। तो मानव निर्मित जो बुरे दिन थे, जो कुप्रबंधन था, उत्पादकता पर ध्यान नहीं दिया जाता था, तो उस बुरे दिन को समाप्त कर उत्पादकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान या पूरे दुनिया में आबादी तो बढ़ेगी, खेती योग्य कृषि योग्य भूमि जो है वो बढ़ने वाली नहीं है। तो जो उत्पादकता बढ़ाने का अभियान चलना चाहिए था, वो अभियान नहीं चला। सॉइल हेल्थ योजना, कार्ड या प्रधानमंत्री सिंचाई योजना या अच्छे मार्केटिंग की व्यवस्था, तो इस दिशा में हम लोगों ने काम शुरू किया। तो उस बुरे दिन के प्रभाव को काफी हद तक पीछे ले गए, जिसके परिणाम आने वाले समय में आएंगे। नहीं, राधा मोहन सिंह जी, फिर आप ये कह रहे हैं कि जो अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अब प्रकृति का प्रकोप हो गया। ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है, ये किस तरह की दलील है? नरेंद्र मोदी जी भी मथुरा की रैली में कतई नहीं कह रहे थे कि अच्छे दिन आ गए, वो कह रहे बुरे दिन चले गए। अब आप कह रहे बुरे दिन जो थे वो मानव निर्मित थे, अभी के बुरे दिन प्रकृति निर्मित हैं। तो ये किस तरह की दलील हुई फिर? मैं वही आपको बता रहा था। हाँ, मैं वही बता रहा हूं कि आजादी के बाद औद्योगिक विकास की ओर जितना ध्यान दिया गया, खेती की चिंता नहीं की गई, और यही मानव निर्मित जो बुरे दिन थे उसको दूर करने के लिए हमने शुरू किए, कई योजनाएं बनाए, और भंडारण, ग्रामीण भंडारण योजना को भी गति दी। और क्या क्या किया उसमें, या कोल्ड चेन का निर्माण, या मंडी
जो राज्यों के अंदर मंडी है, राज्यों से बातचीत करके 4-4 बार बैठक करके अलग अलग मंडियों के लिए अलग अलग लाइसेंस, तो इस पर हमने काम किया। जो दूसरा विषय आपने कहा तो वो मैं बता रहा था कि सरकार में आने के बाद प्रकृति के प्रकोप के कारण जो बुरे दिन आए, सरकार आते सबसे पहले सूखे का संकट आया। और आपको ध्यान है कि आपके टेलीविज़न से भी ये खबर चल रहा था कि देश में भारी अकाल पड़ेगा, जो स्वाभाविक था। हम लोग भी चिंतित थे, संसद चिंतित था, पूरा देश चिंतित था, और औसतन 12% बारिश कम हुई थी। तो ये जो लगता था कि 50% उत्पादन समाप्त होगा या बुआई नहीं होगी, लेकिन देश के कृषि वैज्ञानिकों ने, कृषि संस्थानों ने और राज्य की सरकारों ने और हमारे मंत्रालय ने और भारत सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए और किसानों में ने भी मेहनत की, और उसका परिणाम ये हुआ कि मात्र 2% कम बुआई हुई और 3% कम उत्पादन हुआ। उसका हमने सामना किया, सबके सहयोग से किया, कंटीजेंसी प्लान बनाकर जिलों को उपलब्ध कराया। इसके बाद लगातार मॉनिटरिंग की, उसकी राज्यों का भी उसमें सहयोग मिला, और डीजल पर राज्य सहायता दी, बीज पर राज्य सहायता दिया, चारा पर राज्य सहायता दिया, बिजली की सुविधा मुहैया कराई, उसमें भी कुछ छूट दिया। तो हम सब ने मिलकर, देश के किसान, राज्य सरकार और देश के कृषि वैज्ञानिकों ने और सरकार ने मिलकर प्रकृति के प्रभाव को, प्रकृति के प्रकोप को हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन प्रभाव को कम कर सकते हैं, और ये काम किया। क्योंकि प्रभाव को आप कम करने की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में गेहूं सड़ रहा था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, सिर्फ इतना कहा था कि अगर ये गेहूं सड़ रहा है तो इसको गरीबों में बांट दीजिए। तब से लेकर अब तक अनाज की पैदावार की समस्या नहीं है, अनाज रखने की समस्या है। क्या किया है आपने पिछले 1 साल में स्टोरेज को बढ़ाने के लिए? क्या 10% भी इस अनाज को रखने की, भंडारण की क्षमता जो है वो बढ़ी है? आप एक बात जान लीजिए कि अच्छे दिन और बुरे दिन 2 कारणों से आता है। एक तो मानव निर्मित होता है, हाँ? और दूसरा प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। हाँ? मानव निर्मित जो मानव निर्मित जो बुरे दिन, मानव निर्मित जो बुरे दिन थे, हाँ? उसको समाप्त किया, और प्रकृति निर्मित जो बुरे दिन आए उसमें साहस के साथ उस चुनौती का सामना करके उसके प्रभाव को कम किया। ठीक है, नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि फिर आपने अब आप बार बार ये दलील दे रहे हैं कि हमने मानव निर्मित बुरे दिन को समाप्त किया, प्रकृति निर्मित बुरे दिन का हम सामना कर रहे हैं। ये दलील है, ये आपकी दलील। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि आपने भंडारण के लिए क्या किया है, तो वो क्यों नहीं उस हिसाब से किसानों के अच्छे दिन क्यों नहीं आते? किसान अभी भी उसी हालत में है। तो यही तो मैं जान रहा हूं कि फिर आप लोगों का इतना बड़ा अचीवमेंट क्या है? सर आप जी सर आप तो आपने अभी बताया कि आप कृषि के क्षेत्र में आप बहुत घूमते हैं, तो आपको जरूर पता होगा कि कृषि के में हम राज्यों के माध्यम से देते हैं, और आपको ये भी जानकारी होगा कि हमारी सरकार ने जो राज्य आपदा कोष है उसकी राशि को बढ़ाया है, और 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों को पैसा दिया है, और उसके बाद राज्यों को कहा है कि जो 50% नुकसान होता था उसको 33% तक ले जाइए। राज्यादेश यहाँ से गया है, गृह मंत्रालय से आदेश गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, और 1 हेक्टेयर तक नुकसान होता था उसी को मिलता था, 2 हेक्टेयर तक किया। और जो प्राकृतिक आपदा में मारे जाते थे उनको 1.5 लाख मरते थे, उनको 1.5 लाख के बदले 4 लाख किया, और राज्य सरकारों के माध्यम से करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि कई राज्य सरकार इस काम में बड़ी ईमानदारी से काम किया है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ की व्यवस्था जैसी है उसका दुष्परिणाम निश्चित रूप से वहाँ प्रकट होता होगा। और जहाँ की राज्य सरकार
इन 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 सुविधाओं का ठीक से अनुपालन किसानों के लिए नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वहाँ के किसान उनसे जवाब चाहेंगे। लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार उनको जो सहायता मिलती थी उसको 1.5 गुना किया गया और कई प्रकार का उसमें जो सहायता था उसका मानक भी बदले गए। राधा मोहन सिंह जी, आपकी अभी तक बातें जो हैं वो इस दलील के आसपास जुड़ी हुई हैं कि साहब अच्छे दिन थे तो वो तो नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था देश से कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे, ये उनका चुनावी स्लोगन था, मेरा नहीं, नरेंद्र मोदी का। अब बुरे दिन हैं तो उसके लिए प्रकृति जिम्मेदार है और उससे आप लोग बहुत चुनौती से सामना कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं भाई ये क्या आप कह रहे हैं, देखिए प्रकृति निर्मित बुरे दिन है और हम उसका सामना कर रहे हैं। राज्यों की तो भूमिका है ही है, राज्यों को तो जवाब देना ही पड़ेगा। और अच्छे दिन का वादा करके नरेंद्र मोदी आए थे। जितनी योजनाएं हैं और जितने राहत के मानक बढ़ाए गए हैं ये सांसद के माध्यम से नहीं बढ़ते हैं, ये राज्य सरकारों के माध्यम से बढ़ते हैं। सांसद प्रतिनिधि इस काम को नहीं कर सकता है। भारत सरकार के अधिकारी पंचायत, तहसील और जिला में नहीं रहते हैं, राज्यों के माध्यम से चलता है। और बिहार, उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है इससे पूरा देश परिचित है और थोड़ा आप भी परिचित होंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। आप कह रहे मानव निर्मित जो है स्लोगन, वो तो नरेंद्र मोदी का भी था अच्छे दिन लाने का। मैं आपके सांसदों से भी जुड़ा हुआ सवाल इसीलिए पूछता हूं कि वो कहाँ होते हैं जब किसानों को तकलीफ आती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो तो स्लोगन उन्हीं का था। अब आप कह रहे प्रकृति निर्मित बुरे दिन है और हम उसका सामना कर रहे हैं। देखिए, मानसून जब खराब की घोषणा होती है, मानसून खराब नहीं है, पूर्वानुमान है। और पूर्वानुमान से, जैसे एक हम उदाहरण बताते हैं कि पूर्वानुमान आया कि मानसून खराब रहेगा, सूखा पड़ेगा, अब जमाखोरी शुरू हो जाती है जिसको नियंत्रण राज्य सरकार कर सकती है। तो एक इस देश में तरह तरह के लोग हैं और उसका लाभ भी उठाते हैं, तो उसका असर निश्चित रूप से थोड़ा बहुत पड़ता है। जी जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप जो है खराब मॉनसून है तो सेंसेक्स 600 पॉइंट गिरने लगता है भाई, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कृषि की बात, कि कृषि की व्यवस्था अपने देश में इतनी सुदृढ़ है कि कमजोर मानसून के प्रभाव को हम काफ़ी हद तक कम करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा। आरबीआई के चेयरमैन क्या बोलते हैं उसका उत्तर वो देंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, देश के सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ और पिछले बार भी दिलाया है, सरकार बनते आपदा आई थी, कि हमारी इतनी सुदृढ़ व्यवस्था है, हमने इतनी अच्छी तैयारी पिछले बार भी सूखा के समय किया था और आज भी किया है कि कमजोर मानसून से होने वाले अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ने वाले हैं उसको काफी हम कम करेंगे। जो प्रभाव पड़ने वाला है उसको आप काफी कम करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि कमजोर मानसून आप फाइट कर लेंगे, आप लड़ लेंगे उससे। देखिए, हम जो भी ऐलान करते हैं कृषि ये जो पैकेज है, इसके सहारे किसानों को दीर्घकालीन सुविधा हम नहीं दे सकते हैं। ये राहत हम देते हैं और राहत के मानक को भी हमने बढ़ाया है, लेकिन उनके दीर्घकालीन सुविधा के लिए जो कुप्रबंधन था देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में, जैसे आज़ादी के 67 वर्ष बाद तक भी हम देश को खेत को पानी नहीं पहुंचा सके थे, कोई योजना नहीं थी मिशन मोड में। फिर देश के जो असंतुलित रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण मिट्टी मर रही थी पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, तो सॉइल हेल्थ कार्ड देने का कोई मिशन मोड में देश में योजना नहीं था। इसी प्रकार से जैविक खेती, जिससे हम सतत निरंतरता उत्पादकता की बनाए रखे, ऐसा कोई मिशन मोड में देश में योजना नहीं थी। हमने परंपरागत कृषि योजना लाया है और 300 करोड़ रुपया राज्यों को दिया है। आपको आश्चर्य होगा कि 2007-8 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि ये मिट्टी मर रही है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट करो। और जब मैं मार्च में देखा, जब मंत्री बने हम, तो मार्च 14 तक इस देश में 72 करोड़ रुपया इस काम में खर्चा हुआ था और उसी वर्ष 14-15 में हमने 80 करोड़ इस पर खर्चा किया और 7-8 से लेकर
मार्च 14 तक 13 मोबाइल लेबोरेटरीज देश को मुहैया कराया गया था सॉइल थ्रेट मैनेजमेंट के तरह। हमने 100 मोबाइल सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी हमने राज्यों को मुहैया कराया और सब किसान को, जोतदार को, 13.5 करोड़ जोतदार को सॉइल हेल्थ कार्ड मिले। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 568 करोड़ रुपये का आवंटन दिया कि 3 वर्ष के अंदर सबको सॉइल हेल्थ कार्ड दो, और इस वित्तीय वर्ष में हमने 200 करोड़ रुपया दिया है। तो 2 साल में हम कितना इस दिशा में इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन राज्यों के माध्यम से, और 7-8 से मार्च तक कितना किया गया था। मैं ये बताना चाहता था कि जो कृषि जो है हिंदुस्तान का है, पिछले वर्षों के अंदर कुप्रबंधन का शिकार रहा है। इसकी चिंता नहीं की गई। अगर चिंता की गई तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जरूर चिंता की, जय जवान जय किसान। अटल जी ने जरूर चिंता की, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपने राज्य में, गुजरात में, विज्ञान का सही प्रयोग कृषि में किया। और जब मोदी सरकार आई है और तब से लगातार हम लाल बहादुर जी के सपने को, अटल जी के सपने को और नरेंद्र मोदी जी की जो प्रतिबद्धता आपने गुजरात में देखी है, जब पूरे देश का कृषि विकास दर काफी नीचे था, वहां 12% से ऊपर चला गया था। तो दीर्घकालीन योजना मैं ले रहा हूं एक ब्रेक के लिए हमने प्रबंधन शुरू किया। राधा मोहन जी, मैं ले रहा हूं एक ब्रेक यहाँ पे। काफी आपने अटल जी से लेकर शास्त्री जी का समय याद दिला दिया, जय जवान जय किसान से लेकर सारे नारे। मैं वापस आ रहा हूं, कुछ बात हम आज की करेंगे। मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब कहीं मत जाइएगा, हम बातचीत कर रहे हैं देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी से। कुछ सवाल होंगे यूरिया को लेकर, बिजली को लेकर, इनके सांसदों को। मैं अभी से बता रहा हूं कि इस विषय पर हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।